हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट लेवल 2 सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पेपर 23 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था। तो सोशल साइंस के अंदर टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चंस जो हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले भी हमारी काफ़ी सारी वीडियोस सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आई हुई हैं। यदि आपने उन वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले हैं। मतलब चांदी का एक फूलदान और उसका जो ढक्कन होता है उस पर हमें कपड़े के अवशेष मिले हैं। तो कौन सी जगह से मिले हैं? ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। मोहनजोदड़ो नगर से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। इसकी जो खुदाई करवाई थी वो राखल दास बनर्जी ने करवाई थी 1922 में। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और यहाँ से हमें नर्तकी की मूर्ति भी मिली है और पुजारी की धड़ वाली मूर्ति प्राप्त होने के साथ साथ यहाँ से एक अन्नागार भी प्राप्त हुआ है हमें, विशाल अनाज का एक गोदाम, जो संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। आधुनिक भारत की लिपियां जैसे कि देवनागरी, बंगाली और तमिल, इसका विकास डैश या खालिस्तान लिपि से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। तो इन सभी जो लिपियां हैं जैसे कि देवनागरी है, बंगाली है, तमिल है, इनका विकास किससे हुआ है? ये ब्राह्मी लिपि से बनी हुई हैं। आधुनिक भारत की जो लिपियां हैं देवनागरी, बंगाली, तमिल, का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत के अधिकांश लिपियों की जननी है तथा इसका प्रयोग सम्राट अशोक के लेख में हुआ है। और ये जो लिपि है ये बाएं से दाएं मतलब के लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है। मतलब जैसे हमारी हिंदी लिखी जाती है सेम उसी तरह से ये लिखी जाती है। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों को इनके जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मतलब इनका जो कालक्रम रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर हमें इनको एडजस्ट करना है। तो देखिए, एक ट्रिक होती है दिल्ली सुल्तान का क्रम याद रखने की। गुलाब खिले तुम सब लो, तुम सब लो, ये ट्रिक है। इस ट्रिक से मैंने जो है दिल्ली सल्तनत के वंश जो हैं वो याद किए हैं। तो सबसे पहले है गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश ये दूसरे नंबर पर, तुम से हो जाएगा तुगलक वंश तीसरा, चौथा हो जाएगा सब से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। तो ये 5 वंश जो हैं ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमें इनकी एडजस्टमेंट करनी है। देखिए, लोधी वंश का यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है, और तुगलक वंश है। तो तुगलक वंश देखिए तीसरे नंबर पर आएगा तुगलक वंश, यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए तीसरे पर इसमें यहाँ पर क्या है, 1 है, इसको ये कट जाएगा और इसमें 2 है, ये भी कट जाएगा। अब 2 में से हमें एक छांटना है मान लीजिए। अब देखिए, जो बलबन था ये आपको पता होगा ये गुलाम वंश का शासक था, तो पहले नंबर पर आ जाएगा ये पहले वाला। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और
खीजर खां को पता होगा ये सैयद वंश का शासक था, मतलब कि यहाँ पर देखिए पहले तो 3 आएगा और 3 के बाद आएगा मतलब 2, 3 के बाद 2 हमें 1 में ही मिल रहा है, तो ये दोनों हो गई। और ये खिलजी वंश का है, तो खिलजी वंश जो है तुगलक से पहले, मतलब इस 3 से पहले आएगा 2। तो यहाँ पर ये खिलजी आ गया, इससे पहले ये रहा चौथे ये इसमें, तो ऐसे हम लोग इसको याद कर लेंगे। एक बार इनके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। देखिए तो इनका कालक्रम पहले बलबन आ जाएगा, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर फिरोज शाह तुगलक और लास्ट में आ जाएगा खीजर खां। इसका जो मकबरा है वो हरियाणा के सोनीपत जिले में पड़ता है। यहाँ पे तो मैं बहुत बार गया हूँ, पार्क बना हुआ है। जब मैं कॉलेज टाइम में कॉलेज में जाते थे, मतलब वहाँ पर रास्ते में पड़ता है। अब गयासुद्दीन बलबन का जो टाइम रहा है ये 1266 से 1286 तक रहा है। पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, और इल्तुतमिश का ये गुलाम था। इसने ना एक रक्त और लौह नीति भी चलाई थी, वो भी इसमें आप लोग याद कर सकते हैं। 40 दल की इसने स्थापना की थी, और इसी ने तुर्गान ए चहलगानी की स्थापना, इसने एक दल था इसका विनाश करा था इसने। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म के ऊपर देखिए ज़बरदस्ती लोगों को मुस्लिम बनाया था इसने। काफ़ी दो तो इसने सिख धर्म के गुरु को भी इसने बोला था कि या तो मुस्लिम धर्म मान लो, या फिर जो है वो मतलब उनको मृत्यु स्वीकार करनी थी। तो सिख धर्म के जो गुरु होते उन्होंने मुस्लिम धर्म को फिर स्वीकार नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने सिक्कों पर स्वयं का नाम देखिए द्वितीय सिकंदरी इसने उल्लेखित करवाया था। फिरोज शाह तुगलक, इसने देखिए हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, ये कुछ नगर इसने बसवाए थे, और इसने बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया था। और सबसे पहले लोक निर्माण विभाग जो PWD होता ना, उसकी स्थापना इसी ने करवाई थी। और खीजर खान जो है ये सैयद वंश का ही संस्थापक रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है दूसरी तरफ। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन है। देखिए जो बाण भट्ट था ये कौन था? ये हर्ष चरित्र का रचनाकार था, हर्ष का दरबारी कवि था। फिर देखिए हरिसेन है और रवि कीर्ति है। तो जो अशुघोष था ये बुद्ध चरित्र से मैच हो जाएगा। और जो हरिसेन है ये इसने समुद्रगुप्त की परिस्थिति से रिलेटेड है। और रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय की परिस्थिति लिखी है, और इसने जो हर्ष का और इसका पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था उसके बारे में भी इसने एक एहोल अभिलेख है इसका, उसमें इसका जिक्र किया गया है। एहोल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एहोल। तो देखिए यहाँ पर ए का जो मैचिंग होगी वो 2 से होगी। तो पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है, ये कि बचता है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए बाण भट्ट हर्ष चरित्र, अशुघोष बुद्ध चरित्र, हरिसेन समुद्रगुप्त की परिस्थिति, और रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय की परिस्थिति। किस भाषा का एक रूप मागधी है या मगधी? मगधी के बारे में बताना, मतलब तो ये प्राकृत भाषा का एक रूप है। ऑप्शन नंबर बी। प्राकृत भाषा का एक रूप मगधी है। मगधी भाषा भारत के मध्य पूर्व में बोले जाने वाली, देखिए जैसे ये मान लीजिए मैं रफ सा एक डायग्राम सा बना लेता हूँ, इस साइड में बोली जाती है, मतलब पूर्व साइड का जो यूपी साइड का जो एरिया है ना, इस साइड मतलब
जहाँ पे महात्मा बुद्ध का या यूपी बिहार का जो एरिया इस तरफ में जो है वो इसका वो है जाने वहाँ पे ज़्यादा बोली जाती थी। और मगधी भाषा से देखिए भोजपुरी, मैथिली, आंगिका ये भाषा निकली हुई है। मगधी भाषा मौर्य दरबार की आधिकारिक भाषा थी। 1961 की जनगणना में मगधी को हिंदी के तहत कानूनी रूप से अवशोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बसवन्ना द्वारा आरंभ किए गए वीरशैव आंदोलन के बारे में सही है? इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था जी नहीं, जब इसके विरुद्ध ही हो गया तो इससे प्रेरित कैसे होगा। और इसमें शिव से प्रेम को मुक्ति के मार्ग के रूप में बताया है, ये बात भी यहाँ पर गलत है इसके अनुसार। तो इसका यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही आंसर होगा। देखिए बसवन्ना जो है इसके द्वारा 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन का आरंभ किया गया। बसवन्ना कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। एक राजा हैं कलाचुरी, इनके दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी ही वीरशैव व लिंगायत कहलाए। पीछे मोदी जी भी गए थे, लिंगायत समुदाय से मिले थे, इनके जो मेन है उनसे। और ये भगवान शिव और लिंगायत का अर्थ बता रखा है, जो भगवान शिव का लिंग धारण करने वाले। बसवन्ना द्वारा आरंभ आंदोलन तमिल भक्ति आंदोलन के देखिए इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में इसका आरंभ हुआ था। यूरोप में वोड के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को उसकी प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा? तो इसका हो जाएगा इंडिगो या नील। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसीलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता है। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के जो वोड उत्पादक थे, उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। मतलब यहाँ से इंडिया से नील वहाँ पर ना जा पाए। मगर कपड़े को रंगने वाले जो नील थे उसको लोग ज़्यादा पसंद करते थे। नील से चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि जो वोड होता है इसका थोड़ा सा बेजान और फीका कलर इसका होता था। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के जो कपड़ा उत्पादक हैं वो कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उन ये जो वोड है इसकी डिमांड कम हो गई थी, तो ये इसका कंपटीशन था इंडिगो से। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। डैनियलो के चित्रकारी में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत लाई जा रही आधुनिक सभ्यता के चित्रण पर जोर है, ये बात सही है। डैनियलो ने अपने सुरमय परिदृश्य चित्रकारी में भारत की पारंपरिक जीवन को पूर्व आधुनिक निरंतर और गतिहीन प्रस्तुत किया, यहाँ पर ये भी सही है। तो इसका सी हो जाएगा। दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। डैनियल के चित्रकारी में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत लाई जा रही आधुनिक सभ्यता के चित्रण पर जोर है। डैनियल ने अपने सुरमय परिदृश्य चित्रकारी में भारत की पारंपरिक जीवन को पूर्व आधुनिक निरंतर और गतिहीन प्रस्तुत किया है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण एनसीईआरटी में चित्र के रूप में अंकित टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीरों बनाने में मज़ा आता था जिसमें अंग्रेज़ों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी।
पश्चिमी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ना है, सही उत्तर का चयन करना है। गांधी भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे, बिल्कुल सही है। गांधी जी चाहते थे कि भारतीयों को इन्हीं की भाषा में शिक्षा दी जाए। आगे वह सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीन भावना पैदा कर दी है, मतलब कि, तो यहाँ पर ये बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों के दोनों ए और बी दोनों सही है, और बी जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षण भारतीयों को अपाहिज बना रही है। इस प्रकार ए बी दोनों सही हैं, और जो बी है वो ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण, मतलब बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो क्यों किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना तथा बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए। अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना तथा बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए था। बंगाल उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसके प्रशासन की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में रहती थी, परंतु लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने बड़े क्षेत्र के प्रशासन को सही से नहीं चला सकता था। इसी कारण 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया और अंततः बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। उसके बाद बंगाल को दो भागों में, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, आज के टाइम पर जो बांग्लादेश बन गया, इसमें बांट दिया गया। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला है, कांग्रेस के मध्यमार्गी धड़े ने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई। तो ये यहाँ पर ठीक है, जो मध्यम मार्गी धड़ा था कांग्रेस का, उसने कहा था कि हमें और ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। कारण है इसका, मध्यम मार्गियों को यह लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते थे, मतलब उनकी ये मान्यता थी। तो यहाँ पर दोनों सही हैं और जो ए है उसकी आर सही व्याख्या करता है। यहाँ तक तो देखिए सेम ही है ये जो हमने पढ़े हैं ऑप्शन। आगे है, अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने की आवाज़ उठाई। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे, यहाँ पर पद आएगा, ऊंचे पद दिए जाएं। निम्नलिखित कथन है ए तथा आर है, उसको पढ़ना है, फिर हमें यहाँ पर फिर इसका जवाब देना है कि इसमें से कौन सा सही है। 1971 में
पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश अस्तित्व में आया, ये बात सही है। फिर देखिए, विभाजन का मुख्य कारण यह था कि पूर्व के बंगला बोले जाने वाले लोगों को यह लगा कि उनकी भाषा और पहचान को कुचला जा रहा है। अब आपको पता होगा, शुरू में जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान के अंडर ही था, मतलब एक ही देश माना जाता था, उसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। फिर उनको लगा थोड़े दिन बाद कि उनकी भाषा और पहचान को कुचला जा रहा है, इसी कारण फिर उन्होंने देश की डिमांड की और उनको बांग्लादेश अलग देश जो है उनका बना दिया गया। तो यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं, ए और बी जो है ट्रू है, और बी जो है वो सही एक्सप्लेनेशन करता है ए की। तो यहाँ तक तो देखिए सेम है, जो हमने पढ़ा है ऑप्शन में वो बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी पाकिस्तानी, ये पूर्व कमान के कमांडर थे। इन्होंने ढाका में 16 दिसंबर 1971 को भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल थे जगजीत सिंह अरोड़ा, इनकी उपस्थिति में समर्पण अभिलेख पर जो है हस्ताक्षर किए थे। फिर है, श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की थी, कहाँ पर की थी? तो ये मतलब किस लिए करी थी? एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले जो ब्राह्मणवादी ग्रंथ हैं उन पर सवाल उठाए, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ पर एजावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उनके अनुसार सारी मानवता की जाति एक ही है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। इस प्रकार इन्होंने एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा दिया। देखिए ये है ना, ये लाइन सेम टू सेम सीटेट में पूछी गई है कि ये स्टेटमेंट किसकी है, ये कथन किसका है। तो ये है, आपको ये भी याद रखना है कि नारायण गुरु ने कहा है। वीरेशलिंगम पंतुलु एक सुधारक थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे, जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया। वीरेशालिंगम पंतुलु एक मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे, जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद भी विधवा विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस कानून का विरोध करते रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने एक्सिस पर घूमती है। फिर इसका कथन है बी, पृथ्वी के अंदर इसके बाद देखिए कथन बी जो है वो है, पृथ्वी के अंदर होने वाली से लगातार गति के लिए आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाएं जो हैं वो उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन जो है सही दिए गए हैं।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, जो है यहाँ पर ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सही व्याख्या करते हैं, दोनों के दोनों सही कथन हैं। ये दोनों लाइन यहाँ पर सेम है। फिर देखिए, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार में पांचवा है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसका आकार भूआभा कहा जाता है, इसके आकार को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर एक तरफ लैटिट्यूड या अक्षांश दिए गए हैं, दूसरी तरफ कंट्री और देश दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर भारत का नाम दिया गया है। भारत में से गुजरती है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। फिर यदि हम देखते हैं कि भाई एक जो है वो बी से मिलेगा, यहाँ पर बी के साथ किसका मिलान होगा, एक का। यहाँ पर 3 है, इसको काट दीजिए, 2 वाले को भी, 3 वाले को, एक बचेगा, यही आंसर है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ये हो गया हमारा ग्लोब, यहाँ से गुजरती है 0 डिग्री सेंटर से, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा। ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये है कर्क रेखा, और नीचे 23.5 डिग्री साउथ में ये है मकर रेखा। देखिए यहाँ पर ए जो है वो 2 से मिलेगी, मतलब कांगो जो है वो उसमें से विषुवत रेखा गुजरती है। देखिए जो यहाँ पर ऊपर तो पड़ता है नॉर्थ अमेरिका, और उसके नीचे यहाँ पर पड़ता है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के अंदर यहाँ पे इस साइड में यहाँ पर पड़ता है कांगो, तो इसमें से जाती है भूमध्य रेखा। और यहाँ पे पड़ता है अपना इंडिया, और इसमें से जाती है कर्क रेखा। फिर जो चिली है ये पड़ता है साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका बनेगा, और उसमें से देखिए यहाँ से मतलब मकर रेखा जो है उसमें से गुजरती है, तो ये हो जाएगा चिली। ये थोड़ा आगे पीछे बने हुए हैं मेरे से, पर साउथ अमेरिका के अंदर कांगो है, और साउथ अमेरिका के अंदर ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये यहाँ पर साउथ अफ्रीका है। इधर फिर अपना एशिया है। तो ये देख लेना, विषुवत कांगो, कर्क रेखा भारत, और मकर रेखा चिली से। आगे है निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़ना है, फिर सही विकल्प का यहाँ पर हमें चयन करना है। पृथ्वी बीच में से थोड़ी चपटी या ध्रुवों पर उभरी हुई है। गलत है ये। ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है, मतलब अंदर की तरफ धसी हुई है, बिल्कुल गोल नहीं है। ये यहाँ पर सही है, ध्रुवों पर चपटी और बीच में से उभरी हुई है। बी यहाँ पर सही है, तो बी सही, बी सही, ए गलत। ए गलत, देखिए यहाँ पर सही है, ए को काट दीजिए। ए यहाँ पर सही है, इसको काट दीजिए। अब बी ये भी कट जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पर बी फॉल्स दे रखा है, कि बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, बीच में से उभरी हुई है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, या गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा या पानी भरा जा सकता है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को सही आकार में दिखाया जाता है। एक देखिए टाइम का क्वेश्चन जरूर आता है इसमें। ग्रीनविच पर 6 AM है,
तो हमें बताना है व्हाट विल बी द लॉन्गिट्यूड प्लेस। 11 मतलब 11:30 कहाँ पर बजेंगी, कितने देश उस पर बजेंगे। देखिए पहले तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देखते हैं, कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है। ये हो गया 6 और 5 घंटे का, 5 घंटे का डिफरेंस है। देखिए आपको पता होगा कि 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में, और ये यहाँ से कटता है तो ये आता है 15, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। या हम ऐसा भी इसको कह सकते हैं कि 60 मिनट में 15 डिग्री और 15 चौके 60, मतलब 1 डिग्री घूमने में टाइम लगता है 4 मिनट का। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो हम तो इससे ही हो जाएगा हमारा तो ये क्वेश्चन सोल्व, क्योंकि यहाँ पर 5 घंटे का फर्क है। देखिए 15 डिग्री का फर्क पड़ता है 1 घंटे में, घंटे कितने हैं 5, तो इजी तो है, ये तो कुछ है ही नहीं। अब इस यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 घंटे आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो फिर 75 डिग्री। अब देखिए टाइम आगे खिसका है। अब एक बात हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से ये बीच में से ही जाती है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री ग्रीनविच से गुजरती है। इसके देखिए पूर्व में तो बढ़ता है टाइम, और इधर पश्चिम में घटता है। पश्चिम में क्या होता है, घटता है। मैं माइनस लगा देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम बढ़ा है, तो इसका मतलब ईस्ट की हम लोग बात करेंगे, मतलब पूर्व की। तो तो 75 भी तो मान लीजिए आपने 75 निकाल लिए, यहाँ पे भी तो फिर पूर्व पश्चिम का लफड़ा है ना, तो ये पूर्व में टाइम बढ़ेगा, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, सेम ही है ये, जिस तरह से मैंने आपको बताया इसी तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये बताना कि कौन सा जो है वो अन्य से भिन्न है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरी। अब कैसे है वो यहाँ पर देखते हैं। उत्तर अमेरिका के घास स्थल को प्रेरी कहते हैं। तो देखिए जो उत्तरी अमेरिका के जो घास के स्थल हैं उनको प्रेरी कहते हैं। यह शीतोष्ण घास स्थल है, जबकि विकल्प में दिए गए सवाना है, कंपोस है या लानोस है, ये सारे के सारे क्या हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। मतलब ये वाला जो है वो ठंडे इलाके में पड़ता है, शीतोष्ण है। बाकी सारे के सारे तीनों ये क्या है, उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध ये आपको पता ही होगा, जो 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा हो गई, ऊपर कर्क है, नीचे मकर है, ये 23.5 नॉर्थ है और ये 23.5 साउथ है। मतलब इसके बीच का जो रीजन है ना, ये वाला ये होता है उष्ण कटिबंधीय रीजन, और ऊपर 66.5 के ये वाला जो बीच में है ना, ये यहाँ पे पड़ता है 66.5 और 30, 23.5 के बीच में ये शीतोष्ण वाला है। ठीक है, तो ये इससे अलग हो गया। प्रेरी जो घास स्थल है, समतल, मंद ढलान और पहाड़ी वाले प्रदेश हैं जहाँ पेड़ कम घास ज़्यादा होती है। वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित हैं, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटी के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। जो प्रेरी शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द है प्रिएटा से हुई है, जिसका मतलब शाइल है। आगे है मरुस्थलों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो
पढ़ लेते हैं इनको एक बार। मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश होता है, ये बात सही है। यहाँ पर आगे देखते हैं मरुस्थल की विशेषताएं। यहाँ केवल अत्यधिक उष्णता, देखिए केवल वाले तो ज़्यादातर केस में वैसे भी गलत हो जाते हैं, तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं। ठंडे मरुस्थल भी तो होते हैं ना हमारे। फिर देखिए यहाँ पर मतलब बी जो है वो गलत है, बी यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से भी कट जाएगा और यहाँ से भी कट जाएगा, तो एक ही बच गया, यही आंसर है हमारा। मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के विशाल फैलाव के साथ बजरी के मैदान और पठारी इलाकों में भी ये पाए जाते हैं। मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश होता है। मरुस्थल की एक विशेषता यह है कि वहाँ दिन में अत्यधिक उच्च तापमान और रात में निम्न तापमान रहता है, और मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं बल्कि वहाँ पर बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थान पर 2500 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचे हो सकते हैं या होते हैं। जहाँ पीने के योग्य जल ना हो, मवेशियों के चरने के लिए घास ना हो, ऐसे स्थानों को कहते हैं मरुस्थल। पानी ना हो पीने का और घास भी ना हो। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं। आगे हैं शैल के बारे में कथन दिए गए हैं, इन पर हमें विचार करना है। पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है, जो हमारी क्रस्ट है, बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। यहाँ पर ये बात सही दी गई है। जो प्रॉपर्टी जो है उसको बनाने में जो भी खनिज हैं वे सारे के सारे क्या हैं, शैल हैं या रॉक हैं। फिर देखिए आग्नेय शैल मैग्मा से बनते हैं, ये बात भी सही है। जो ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है फिर वो ठंडा हो जाता है, उससे जो शैल बनते हैं उनको मैग्मा कहते हैं। फिर आगे है दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना हुआ है, ये जो है ये यहाँ पर गलत दिया गया है। देखिए जो ग्रेनाइट जो दक्कन का पठार है ना, ये बना है बेसाल्ट से। किससे बना है? बेसाल्ट से। देखिए पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में जो मैग्मा होता है वो ठंडा होकर फिर ठोस बन जाता है, उसको आग्नेय शैल कहते हैं। इनको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। दक्कन का पठार ग्रेनाइट से नहीं बल्कि बेसाल्ट से बना है। यहाँ पर ए और बी सही है, जो सी हैं वो गलत हैं। 3 तरह की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। आगे है इंसुलेशन, जिसको हम लोग आथवन बोलते हैं। इसको ये प्रभावित होता है, किस किस से प्रभावित होता है? तो यहाँ पर बादलों से, अक्षांश से, जलवाष्प और धूल कण से, सभी से होता है। ठीक है, सूर्य की जो रेडिएशन है, सन की रेडिएशन, वो पृथ्वी पर आती है। ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी गर्म होती है, उसको बोलते हैं इंसोलेशन, मतलब जिससे पृथ्वी ऊष्मा प्राप्त करती है। तो बादलों के द्वारा भी, बादल को मान लीजिए सूरज को बादल ढक लेते हैं तो लाइट जो कम आएगी, सनलाइट। अक्षांश से भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे लैटिट्यूड होते हैं, मान लीजिए ये सन है और ये यहाँ पर अर्थ है, तो ये 0 डिग्री है। आपको पता होगा 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ में ही मतलब यहीं तक सनलाइट सी पड़ती है सन की, ऊपर तो नहीं जा पाती, इसी कारण ऊपर बर्फ़ पड़ी रहती है ज़्यादा। और यहाँ पर इक्वेटर पर पूरे साल सीधी लाइट पड़ती है, तो इससे भी इफेक्ट होता है इसका। और जो वाटर वेपर है या धूल के कण हैं, उससे भी असर पड़ता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आथपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आथपन कहलाती है।
इसका नाम दूसरा सूर्य तप भी है। इसकी मात्रा देखिए, जो भूमध्य रेखा है वहाँ से यदि हम यहाँ से ध्रुवों की तरफ ऊपर या नीचे जाते नॉर्थ में या साउथ में, तो घटती रहती है, इसलिए तापमान घटता है। अब यहाँ पर एक नोट दे रखा है, तापमान को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर व्यापारिक पवनों के संदर्भ में विचार करना है और सही विकल्प का यहाँ पर हमें चयन करना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जो व्यापारिक पवने हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, ऑप्शन नंबर सी। व्यापारिक पवने पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं दक्षिण अक्षांश के क्षेत्रों में, अर्थात उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंध की ओर। दोनों गोलार्ध में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली पवनों को व्यापारिक पवने कहते हैं। देखिए, जिसमें इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि ये 0 डिग्री है, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चलती हैं ये, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो पूर्व से पश्चिम, मतलब इस डायरेक्शन या ऐसे होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, पूर्व से पश्चिम में और भूमध्य रेखा की तरफ ये होती हैं। साल भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं। इनको ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। ट्रेड शब्द जर्मनी भाषा का शब्द है, मतलब इसका अर्थ होता है पथ या मार्ग से है। आगे चलते हैं। कथन है ए और कारण आर है, इसको पढ़ना है, सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। तो कथन पढ़ते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। आगे है, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो हैं सही दिए गए हैं। ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोग रहते हैं, फिर उसी को जनसंख्या बोलते हैं, मतलब सेम ही है ये, इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। इस बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्यावरणीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। कथन दिए गए हैं यहाँ पर ए बी सी, और सही का हमें यहाँ पर चयन करना है। पहला है, खनिज आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल में पाए जाते हैं। सही बात है ये। आगे देखिए, धात्विक खनिज आग्नेय शैल में पाए जाते हैं, लेकिन कायांतरित और अवसादी शैल में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो गलत है। आगे है, खनिज ईंधन अवसादी में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। यहाँ पर इसमें ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और सी जो है सही हैं। खनिज आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज केवल आग्नेय शैल में ही पाए जाते हैं, नहीं बल्कि सभी के सभी शैल में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसने ये कहा है कि आग्नेय में पाए जाते हैं, कायांतरित में अवसादी में नहीं पाए जाते, ये गलत है। तो यहाँ पर इस प्रकार ए और सी सही है। खनिज एक प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व या यौगिक है। इसमें विशिष्ट रासायनिक संरचना, क्रिस्टल रूप और भौतिक गुणों के साथ साथ एक व्यवस्थित आंतरिक संरचना होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सामान्य खनिजों में अभ्रक, क्वार्ट्ज
शामिल होते हैं। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करना है। भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय क्षेत्र, मतलब ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं, और ये बात यहाँ पर सही दी गई है। आगे पढ़ते हैं। ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन समुद्र के चौड़े मुहाने में बांध के निर्माण से किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर ये गलत दिया गया है। जो ज्वारीय ऊर्जा, आपको पता होगा, जो चंद्रमा है उसकी जो ग्रेविटी होती है उसके कारण ये होता है। तो इसमें समुद्र के चौड़े मुहाने पर बांध बना दे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए ए तो सही है, बी जो आर है ना वो यहाँ पर गलत दिया गया है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा जो पश्चिमी तट हैं इस पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में, पश्चिमी तट पर तो गुजरात में है। फिर देखिए दूसरी तरफ बंगाल में क्या है, सुंदर ज्वारीय क्षेत्र मिलते हैं। महासागरीय तरंगों का प्रयोग यहाँ से देखिए इनसे बिजली भी बनाई जा सकती है। संकरी खाड़ी के आर पार बाड़ बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश से पानी भीतर जाता है और बंद होने पर बांध में रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ लाया जाता है। तो इससे ऊर्जा टरबाइन की ओर जाती है। मतलब ये तो एक प्रोसेस बता दिया, पर ज्वार में आप इतना याद रखिए कि उसका रोल होता है चंद्रमा की ग्रेविटी का। इस्पात के उत्पादन में कच्चे मालों को जरूरत पड़ने वाली मात्रा के हिसाब से घटते क्रम में लगाना है। मतलब इस्पात, यदि हमें इस्पात बनाना है, ठीक है, उसका उत्पादन करना है, तो क्या क्या कच्चा माल हमें चाहिएगा। मतलब सबसे पहले प्रेफरेंस किसकी रहेगी, फिर कम किसकी, फिर उससे कम किसकी रहेगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर पर तो आएगा कोयला, दूसरे नंबर पर लोह एस्क, और तीसरे पर लास्ट में पड़ेगा चूना पत्थर, जो वो क्या बोलते हैं उसको, मेटलर्जी प्रोसेस होती है वो एक्सट्रैक्शन करने की। तो ये इसकी रैंकिंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। इस्पात के उत्पादन में कच्चे मालों को जरूरत पड़ने पर घटते क्रम में कोयला, लोह एस्क, चूना पत्थर। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। 4 तरह का कोयला होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। लोह एस्क एक कच्चा माल है जिसका उपयोग पिग आयरन बनाने के लिए किया जाता है। चूना पत्थर एक औषधि चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टलीय रूप जैसे कि खनिज से मिलकर बनी होती है। निम्नलिखित में से क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने का विपरीत है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा समाज में व्यक्तिगता की पहचान करना। ये क्या इसके विपरीत है। यहाँ पर लोगों को एक खांचे में जड़ रहे हैं, रूढ़िबद्ध धारणा है। एक किस्म के लोगों को पूर्वाग्रह में रखना, ये भी रूढ़िबद्धता है। समाज में एक रूपता की सराहना करना, ये भी हो जाएगा। समाज में विविधता की सराहना होनी चाहिए, तो इसका यहाँ पर ए हो जाएगा। समाज में व्यक्तिगता की पहचान करना रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने का विपरीत है। रूढ़िबद्धता से अभिप्राय समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक क्रियाएं एवं कुरीतियों से है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने मूल रूप में स्थानांतरित होती रहती हैं। एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाएगी। जो समाज एक रूपी होगा तो उसके अंदर डाइवर्सिटी कैसे पाई जाएगी, ये बताइए आप। तो उसके अंदर विविधता की कमी पाई जाएगी। एक रूपी समाज में विविधता की कमी पाई जाएगी। शैक्षणिक उद्देश्य से हम विविधता को विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। भौतिक तत्व में विविधता,
धार्मिक तत्व में विविधता, राजनीतिक तत्व का भाषाई तत्व में विविधता, भौगोलिक तत्व भारत, यहाँ पर या लगा लेना, राजनीतिक या भाषाई तत्व में विविधता। भारत में भौगोलिक विविधता बड़े स्तर पर देशों को कई क्षेत्रों में बांट सकती है। हिमालय, उत्तर का मैदान, मध्य का, दक्कन का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट आदि। फिर धार्मिक तत्व, भारत में बहुत से धार्मिक समुदाय हैं जिनमें बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, सिख, ईसाई आदि हैं। पंचायत जो है ब्लॉक लेवल के ऊपर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जनपद पंचायत। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकासखंड स्तर की पंचायत को जनपद पंचायत कहते हैं। जनपद पंचायत का अर्थ तालुका स्तर पर स्थानीय स्वशासी निकाय कराधान उद्देश्यों के लिए एक प्रशासनिक जिला जिसमें आमतौर पर कई गांव होते हैं। जनपद पंचायत संगठन के विभिन्न मतलब इसके कार्य भिन्न होते हैं। यह एक ब्लॉक में पंचायतों की एक गतिविधियों का समन्वय करता है। यह समिति कई विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देती है। अलग अलग राज्यों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए जनपद शब्द है ना, आपको यूपी बिहार साइड में ज़्यादा सुनने को मिलेगा। आगे है अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो सही नहीं माना जाएगा? 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाता था। ये चीज़ सही नहीं होगी। यदि 1920 से पहले पुरुषों के समान माना जाता तो इनको भी तो वोट डालने का, मतदान करने का अधिकार 1920 से पहले ही मिलता। 1920 में क्यों दिया गया? तो अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ। 1920 से पहले इनको जो है पुरुषों के समान नहीं माना जाता था। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है वो सही नहीं है। जबकि 1920 से पहले पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों में समानता नहीं दी गई थी। 1920 से पहले अमेरिका में सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। अमेरिका में महिला मताधिकार 20वीं शताब्दी की घटना है। इस प्रकार ए को छोड़कर बाकी सभी सही हैं। 1917 में न्यूयॉर्क शहर में महिलाओं ने मताधिकार के लिए अपने अधिकारों की मांग की थी। पक्की दुकानों की तुलना में जो साप्ताहिक बाजार होते हैं उसमें चीज़ें सस्ती मिल जाती है। इसका क्यों मिल जाती है, मतलब क्या कारण है? तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिए गए। पहला कारण है कि जो साप्ताहिक बाजार है उसमें व्यापारी को कर्मचारी की भर्ती नहीं करनी पड़ती। एक कारण तो ये दे रखा है। तो ये बात जो है सही है। आगे के साप्ताहिक मतलब यहाँ पर कर्मचारी थोड़ी ना रखने पड़ेंगे, उसको सैलरी बेस पे। मान लो एक हफ्ते का साप्ताहिक बाजार हफ्ते में लगता है कहीं पे, तो एक दिन के लिए किसी को दिहाड़ी पे भी ला सकता है वो, या एक दिन के लिए जो भी उनकी सेटलमेंट होगी उसके हिसाब से ला जाएगा। अब साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। ये बात भी सही है क्योंकि वहाँ पर एक मार्केट सी मान लीजिए मेले की तरह है, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें, तो आपस में उनका कंपटीशन तो चलेगा ही। अब साप्ताहिक बाजार में बेची जाने वाली वस्तु की क्वालिटी या गुणवत्ता खराब होती है नहीं, ये चीज़ यहाँ पर गलत है। अब साप्ताहिक दुकान वालों को ना तो दुकान रेंट पर लेनी है, मतलब एक पक्की दुकान ले ली, भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया, या बहुत सारे एम्प्लॉय, हर इस तरह की चीज़ें तो उनको नहीं करनी पड़ती ना। तो ए और बी यहाँ पर सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पक्की दुकानों की तुलना में साप्ताहिक बाजारों में बहुत
सारी जो चीज़ें हैं वो सस्ती मिल जाती हैं। इसके कारण दे रखे हैं, साप्ताहिक बाजार में व्यापारी को कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। साप्ताहिक बाजार में व्यापारी को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण मतलब कंपटीशन चलेगा तो चीज़ें कम से कम मार्जिन पर बेची जाएंगी। वह बाजार जो सप्ताह में किसी एक दिन निश्चित दिन लगता है, इसको साप्ताहिक बाजार कहते हैं। इस साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकानें नहीं होती। व्यापारी दुकानों में देखिए, दिल्ली में जैसे अलग अलग जगह पे बाजार नहीं लगता, मीना बाजार हो गया या चोर बाजार हो गया, इस तरह की मतलब एक दिन फिक्स होता है, भाई इस दिन लगेंगे, तो वो एक तरह से क्या है, साप्ताहिक बाजार का एग्जाम्पल है। 1930 के दशक में मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ बना। इसके द्वारा संचालित संघर्ष निम्नलिखित में से किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था? तो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट टू लिवहुड। मतलब इन्होंने सरकार के सामने मांग रखी थी कि हमें जो है यहाँ पर जो बांध बनाया गया था तवा में, तो वहाँ पर मछली पकड़ने का जो है इनको अधिकार दिया जाए। 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ द्वारा संचालित संघर्ष जीविका का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था। नवगठित तवा मत्स्य संघ TMS, इसने सरकार से मांग की थी कि लोगों को अपना जो गुजारा है निर्वाह करने के लिए बांध से मछली पकड़ने का काम की, मतलब सरकार से ही करी थी कि हमें भी मछली पकड़ने की यहाँ पर परमिशन दे दी जाए। और इसकी मांग करते हुए चक्का जाम इन्होंने किया था। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए सरकार ने एक समिति गठित करी थी, और सरकार ने गांव वालों को फिर जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया गया। और ये जीवन यापन का जो अधिकार है वो फिर राइट टू लिवहुड के अंदर ही आ जाएगा। राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो राज्यसभा राज्य को रिप्रेजेंट करती है, तो जो राज्य के जो MLAs होते हैं वही तो चयन करते हैं ना, इसको तो यहाँ पर डी हो जाएगा। अब राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव जो अलग अलग राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनके द्वारा करा जाता है। और इसका नियम है केवल राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ही राज्यसभा की जो वोटिंग होती है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। 6 साल का इसका टेन्योर होता है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, एक स्थायी संस्था है जिसका कभी भी विघटन नहीं होता है। इसके देखिए जो 1/3 मेंबर हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, नए आते रहते हैं। इसके अतिरिक्त इस्तीफा, मृत्यु या अयोग्यता के कारण उत्पन्न होने वाली जो रिक्तियाँ हैं वहाँ पर इसके लिए क्या होगा, उपचुनाव होता है, फिर उपचुनाव से भर दी जाती हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, महिला दिवस हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके अंदर महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है, उनकी समानता के लिए जागरूकता को बढ़ाया जाता है, त्वरित लैंगिक समानता के निर्णय लिए जाते हैं और इनके लिए अनुदान की व्यवस्था की जाती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी का चयन पश्चिमी क्षेत्र में एक फ्रंटलाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने के लिए किया गया था। और ये शालिजा धामी कौन थी? ये पाकिस्तान का सामना करने वाली थी। निम्न कथनों ए आर पर हमें यहाँ पर विचार करना है। फर्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। अब फिर यहाँ पर आर दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति की पानी तक सार्वजनिक पहुँच होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों सही हैं, ए बी और आर भी। ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है इसकी ए सही व्याख्या यहाँ पर करता है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति की पानी तक सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए। अनुच्छेद 21 कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर काम करने के समर्थ बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीयों को सुख में 7 मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है। बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, इसको यहाँ से हटा दिया गया और इसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब 6 मौलिक अधिकार हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने, किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने का अधिकार देता है। इस प्रकार मौलिक अधिकार प्रावधान द्वारा राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर काम करने के लिए जो है समर्थ बनाता है। आगे है, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए D.K. बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किस बारे में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रिया। मतलब जो D.K. बासु गाइडलाइंस हैं वो क्या है कि यदि पुलिस किसी आदमी को गिरफ्तार करती है तो उससे जो भी पूछताछ करेगी तो उस दौरान जो जो गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी वो इसके अंदर इंक्लूड हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए D.K. बासु दिशा निर्देश गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। D.K. बासु द्वारा कुछ अन्य निर्देश, पुलिस की स्पष्ट पहचान, दोस्तों और रिश्तेदारों को बताया जाए, कानूनी सहायता, अन्य मुख्यालयों से संपर्क। इस निर्देश का उद्देश्य उत्पीड़न के संरक्षण से है। जेंडरिंग कास्ट थ्रू ए फेमिनिस्ट लेंस, इसके ऑथर बताने हैं, कौन हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उमा चक्रवर्ती। तो इसके देखिए, जेंडर थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस, उमा चक्रवर्ती। रमाबाई की पुस्तक है स्त्री धर्म नीति, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुणधति राय, स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे। सामाजिक हास्यीकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? कई व्यक्ति हास्यीकरण का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वे अलग अलग भाषा बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाशियाई समूह शक्तिहीनता और पराजय का एहसास महसूस करते हैं। मतलब ये लगता है कि हम लोग हार गए या हमारे पास पावर नहीं है। ये बात भी सही है। हाशियाकरण प्राय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दायरे में किसी एक में भी महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये यहाँ पर गलत दिया गया है। सामाजिक हास्यीकरण की प्रक्रिया के बारे में कई व्यक्ति हास्यीकरण का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वे अलग अलग भाषा बोलते हैं। हाशियाई
समूह शक्तिहीनता और पराजय का अनुभव एहसास कराता है। हास्याकरण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दायरे में इनमें से सभी में महसूस किया जाता है। इस प्रकार कथन ए और बी सही है। हास्याकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिया पर ढकेल देना। हास्याकरण वाला व्यक्ति या समुदाय समाज की मुख्य धारा में नहीं रहता है। हास्याकरित लोग या समुदाय गरीब व कमजोर होते हैं और इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक शिक्षक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। विश्वास करेगा कि प्रत्येक बच्चे के पास उसकी शक्ति और क्षमता के अनुसार सीखने की मतलब टीचर के अंदर ये होगा कि हर बच्चे के अंदर वही एबिलिटी है सीखने की, वो उसकी जितनी उसकी क्षमता है उसके हिसाब से सीखेगा। तो शिक्षक में कुछ गुण होने जरूरी हैं। विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का वो समाधान कर सके। शिक्षक में इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए कि बालकों में किस प्रकार के कौशल हैं उनके मूल्य का आकलन करें। अधिगम को आनंददायक बनाने की योग्यता हो, उसमें इस प्रकार की योग्यता हो कि वह विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों और आंतरिक प्रेरणा से वांछनीय कौशल का विकास कर सके। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पाठ्यक्रम में कई विषयों के से अन्वेषण पद्धतियों एवं संकल्पनात्मक योजनाओं को साथ लाने के उपागम को कहते हैं। तो ये हो जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ऑप्शन नंबर ए। एक पाठ्यक्रम में कई विषयों से अन्वेषण पद्धतियों एवं संकल्पनात्मक योजनाओं को साथ लाने के उपागम को बहुविषयात्मक उपागम कहते हैं। बहुविषयक उपागम एक ऐसा उपागम है जो विभिन्न विषयों के उपागम से एक धारणा को परिभाषित करने या समझने की अनुमति देता है। बहुविषयक उपागम किसी मामले या मुद्दे को समझने के लिए विभिन्न विषयों के दृष्टिकोणों का उपयोग करता है, जहाँ प्रत्येक विषय की अपनी विशिष्ट पहचान होती है। इसके अंतर्गत सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए दृश्य, श्रवण और स्पर्शीय विधि का उपयोग करते हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की कक्षा में एक पाठ्य योजना विकसित किए जाते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उसके संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षिक प्रविधियाँ और युक्तियाँ प्रकृति में एकरूप हो। इसके बाद आगे है, अबोधगम्यता से बचने के लिए पाठ्य योजना में सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों जो हैं वो गलत दिए गए हैं। यहाँ पर सैद्धांतिक ज्ञान भी हमें बच्चे को देना है। जो मेथड यूज़ करेगा टीचर, मतलब जो टेक्निक स्ट्रेटजी यूज़ करेगा वो एक जैसी होंगी तो फिर अलग अलग तरह के बच्चों को कैसे समझ में आएगी। मतलब उसके अंदर भी तो अलग अलग वो होनी चाहिए ना, वो हेट्रोजीनियस होनी चाहिए ना कि होमोजीनियस। पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षिक प्रविधियाँ और युक्तियाँ विषय के अनुरूप हो, प्रकृति के नहीं। और अबोधगम्यता से बचने के लिए पाठ्य योजना में सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोग में लाना चाहिए। इस प्रकार कथन पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। पाठ्य योजना बनाते समय ये बातें जो ध्यान रखनी चाहिए। कक्षा का जो स्तर है उसका ज्ञान होना चाहिए, अभी क्या लेवल है। फिर है
प्रकरण को एक या अधिक सोपानों में विभाजित करना। फिर है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए और शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण सूत्रों और विधियों का पूरा ज्ञान जो है होना चाहिए। आगे है पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में निम्न 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन है पाठ्यवस्तु को किस हद तक आत्मसात कर लिया है, इसके आकलन हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। पाठ्यवस्तु को किस हद तक आत्मसात कर लिया है, इसके आकलन हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। पाठ में उठाए गए मुख्य संपर्कों को पूरा करते हैं तथा विद्यार्थियों को अपने शब्दों में समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मतलब जो पाठ के लास्ट में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों ये सही हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हैं, करेक्ट हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना ताकि बच्चे आधिकारिक भाषा का प्रयोग कर सके। पाठ के अंत में अभ्यास करने से पढ़े हुए पाठ का पूरा एनालिसिस या विश्लेषण हो जाता है। कक्षा में मुझे दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। कभी कभी वे मुझे बिना किसी कारण के पीटते थे। कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन से लिए गए उद्धरण के उपयोग से आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनके जो एक्सपीरियंस हैं उनको आत्म विश्लेषण के लिए ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तक तो ये सेम ही हो गया जो हमने पढ़ा है। आगे ओम प्रकाश वाल्मीकि एक भारतीय लेखक और कवि थे। अपनी आत्मकथा के लिए विख्यात झूठन को दलित साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बरला गांव में हुआ था। इनकी अन्य रचना है सदियों का संताप। विद्यार्थियों को युद्ध की विवशता के बारे में कुछ समझ अर्जित करने के लिए एवं शांतिपूर्ण विकल्पों को सुझाने में समर्थ बनाने के लिए एक शिक्षक क्या तृतीय विश्व युद्ध टाला जा सकता है। इस पर 2 सप्ताह के अध्यापन का आयोजन करता है। उनके अध्यापन के समय विद्यार्थी विविध विषयों से सूचना का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए इंटीग्रेटेड अप्रोच ये हो जाएगा इसका आंसर। विद्यार्थियों को युद्ध की विवशता के बारे में कुछ समझ अर्जित करने के लिए वह शांतिपूर्ण के लिए एवं शांतिपूर्ण विकल्पों को सुलझाने में समर्थ बनाने के लिए एक शिक्षक क्या तृतीय विश्व युद्ध टाला जा सकता है, इस पर 2 सप्ताह के अध्यापन का आयोजन करता है। उनके अध्ययन के समय विद्यार्थी विविध विषयों से सूचना का प्रयोग करते हैं। यह एक क्या है, इंटीग्रेटेड या समावेशी उपागम है। देखिए यहाँ पर विविध विषयों से जब बच्चे ज्ञान लेंगे तो ये इंटीग्रेटेड ही तो हो गया। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत सामाजिक शारीरिक रूप से बाधित बालक या सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा आधुनिक युग की नवीन खोज है, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मार्ग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन 1, लोग संकल्पनाओं और सामान्यीकरण का उपयोग करते हुए लोग अपने अनुभवों के अर्थ निकालते हैं। फिर इसमें अगला कथन है
सामाजिक विज्ञान की कक्षा में संकल्पनाओं के विकास एवं सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं के विश्लेषण की क्षमता पर बल होना चाहिए, बजाय मात्र मतलब हमें क्या है बच्चे के अंदर मतलब एनालिसिस की क्षमता को भी बढ़ाना। ये नहीं कि भाई खाली चीज़ों को रट दिया उसने। दोनों यहाँ पर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, और पहला जो है वो बी का मूलाधार है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका मौसम विषय पर अपने विद्यार्थियों को प्रमाण आधारित जांच में संलग्न करना चाहती है। निम्न में से कौन सा कार्य उसकी पाठ्य योजना में शामिल होगा? विद्यार्थियों को स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखवाने का सुझाव सही है। ये शामिल होगा तो बच्चे को 10 दिन की मौसम रिपोर्ट के बारे में पता लगेगा, और जब बच्चे खुद से करेंगे तो उनका कोई ना कोई एक्सपीरियंस जरूर होगा। इसके बाद देखिए, कक्षा में जलवायु परिवर्तन पर वृत्तचित्र देखने के दौरान विद्यार्थियों को मुख्य मतलब एक टीचर ये कह दे कि भाई कोई चीज़ दिखा के कि इसके मेन पॉइंट लिख लो, ये चीज़ सही नहीं होगी। और मौसम पर गाने एकत्रित करवा दे बच्चे से कि भाई मौसम के ऊपर 10 गाने लिख के ले आना, तो क्या उससे चर्चा हो सकती है? नहीं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका मौसम विषय पर अपने विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र में मतलब प्रमाण आधारित जांच में शामिल करना चाहती है। इसके लिए 10 दिन की जो रिपोर्ट है वो सही है, जबकि कक्षा में जलवायु पर मतलब मुख्य पॉइंट लिखना या गाने एकत्रित करना ये तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जलवायु एक लंबे समय बाद परिवर्तित होती है, जबकि मौसम दिन सप्ताह महीने में परिवर्तित होता है। देखिए यहाँ पर जलवायु, अब जलवायु तो 10-20 साल तक जब हम एक जगह पर ऑब्जर्व करके फिर वहाँ मतलब कैसी मौसमिक घटना है उसके बाद जो है वहाँ का मतलब जलवायु वहाँ की उसका निर्धारण किया जाता है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। ऐतिहासिक सिनेमा बनाने पर अध्ययन में एक ऐतिहासिक वृत्तचित्र द्वितीयक स्रोत होगा। फिर है, विश्वकोश इनसाइक्लोपीडिया सूचना के प्राथमिक स्रोत हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों जो हैं वो गलत हैं। प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जो सीधे स्रोत से एकत्रित की जाते हैं। दूसरे तरीके से रखने के लिए प्राथमिक स्रोत किसी व्यक्ति द्वारा एकत्रित की गई कच्ची या बेहतरीन जानकारी है। जो इनसाइक्लोपीडिया हैं वो प्राथमिक स्रोत नहीं है। फिर देखिए, जो ऐतिहासिक सिनेमा बनाने पर अध्ययन में एक ऐतिहासिक वृत्तचित्र द्वितीयक स्रोत होगा, ये यहाँ पर क्या है, ये गलत दिया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे है, सामाजिक विज्ञान के प्रति कौन सी धारणाएं हैं जिन्हें प्रभावी कक्षा विनियोजन से दूर किया जा सकता है। तो देखिए, यह अव्यवहारिक है, बस यंत्रवत कंठस्थ करने के बारे में समस्या समाधान, मतलब ये एक मिथ है। मतलब जो लोगों को गलत धारणाएं हैं सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति, और सारे के सारे को मतलब इनको हम लोग क्या दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ABC हो जाएगा, तीनों यहाँ पर इसके हिसाब से सही है। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें मानवीय संबंध की विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा होती है। सामाजिक विज्ञान वह क्षेत्र है जिसके द्वारा आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट किया जाता है। आप जिस शहर, कस्बे या गांव से संबंध रखते हैं उसके कम से कम 10 व्यवसायों की सूची बनाइए और यह पता लगाइए कि वे कितने समय से विद्यमान हैं। यह प्रश्न विद्यार्थियों की डैश की
समझ को आंकने में प्रयास करता है। मतलब यहाँ पर देखिए, मतलब जब 10 लोगों से मिलेगा तो यहाँ पर एक तो हो गई निरंतरता कि भैया आप लोग हम पूछें कि भैया आप ये काम कितने दिन से कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ तो हो गई निरंतरता। दूसरा, 10 लोगों से मिलेंगे, ये तो होगा नहीं कि भी 10 के 10 एक ही काम करते हैं, अलग अलग काम करने वाले मिलेंगे, तो यहाँ पर विषमता भी होगी। तो जटिलता का यहाँ पर कोई लिंक है नहीं, तो यहाँ पर ए और सी दो हो जाएंगे सही। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, एक शिक्षिका को विद्यार्थियों की एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने को कहा गया, इसके लिए किस प्रकार की परीक्षा प्रासंगिक होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, मानक संदर्भित आकलन। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों की एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने को कहा गया, इसके लिए मानक संदर्भित आकलन परीक्षा के लिए प्रासंगिक होगा। मानक संदर्भित आकलन छात्रों सहित विविध तरीकों से समझने का प्रदर्शन करना, चयनित प्रतिक्रिया लेकिन सीमित नहीं, शारीरिक निर्माण, लिखित प्रतिक्रियाओं और प्रदर्शन के स्तर को बताता है। शिक्षक एक विशिष्ट मानक के संदर्भ में सीखने को रेखांकित करने के लिए सभी उपलब्ध अवलोकनों और मात्रात्मक जानकारी का उपयोग करता है। इन आंकड़ों के साथ एक शिक्षक किसी विशेष अवधारणा की महारत हासिल करने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों या कार्यों को तैयार कर सकता है। यहाँ पर देखिए, इसमें इसका हिंदी जो है यहाँ पर छिपी हुई है, कोई बात नहीं, हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एक सोशल साइंस का टीचर है और मिडिल लेवल मतलब माध्यमिक स्तर हो गया ये, उसमें क्या है, आस्क्ड मतलब अपने स्टूडेंट्स से पूछ रही है, कोई टीचर है, टू प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट ऑन टॉपिक वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। मतलब एक टॉपिक है कि जो वन है उनकी आवश्यकता क्यों होती है, इसके ऊपर बच्चों से प्रिपेयर मतलब प्रोजेक्ट तैयार करने के बारे में बात कर रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज स्टूडेंट्स सपोज टू, मतलब कौन कौन सी गतिविधियों में संलग्न होने की जो है अपेक्षा यहाँ पर होगी। लकड़ी से बने विभिन्न उत्पादों के नमूने इकट्ठे करना, क्योंकि वनों की आवश्यकता बता रहे, वनों से हमें लकड़ी मिलती है, ये बात यहाँ पर सही है। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न वन क्षेत्रों को मानचित्र पर दर्शाना, विषय से संबंधित चर्चा करना, मतलब ये भी ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों ठीक हैं, ए बी और बी बी। मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को हमें वनों की आवश्यकता क्यों है जैसे विषय पर परिचर्चा करने को कहती है। विद्यार्थियों को लकड़ी से बने विभिन्न उत्पादों के नमूने इकट्ठा करना और भारत में पाए जाने वाले विभिन्न वनों को मानचित्र पर दर्शाना तथा विषय से संबंधित चर्चा करना जैसी गतिविधियों में संलग्न होने की अपेक्षा है। किसी व्यापार, विज्ञान, शैक्षिक या इंजीनियरिंग में किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो विस्तृत कार्य योजना बनाई और कार्यान्वित की जाती है उसको कहते हैं परियोजना, कहते हैं उसको। फिर आगे है, सामाजिक विज्ञान में छोटे समूह वाली क्षेत्र आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यार्थियों के मध्य एक टीम के रूप में काम करने के कौशल। मतलब छोटे छोटे ग्रुप यदि हम बच्चों के बनाते हैं प्रोजेक्ट, फील्ड बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए, तो वो है कि वे बच्चे एक टीम की तरह जो है
काम करने की जो उसके अंदर जो स्किल है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो सके। सामाजिक विज्ञान में छोटे समूह वाली क्षेत्र आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों के मध्य एक टीम के रूप में काम करने के कौशल को विकसित करना इसका उद्देश्य है। समूह कार्य एक व्यवस्थित एवं सक्रिय शिक्षण विधा है जो छात्रों के छोटे समूहों को मिलाकर एक आम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये छोटे समूह नियोजित गतिविधियों के माध्यम से अधिक सक्रिय और अधिक प्रभावी रूप से सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आगे है, निम्न में से किस प्रश्न से छात्र के व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जा सकती है। मतलब इनमें से कौन सा प्रश्न बच्चे से पूछा जाए जिससे व्यवहारिक ज्ञान जो है वो चेक किया जा सकता है। अक्षांश क्या है, ये व्यवहारिक नहीं है। रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की की जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं, ये भी नहीं है। मौलिक अधिकारों को वास्तविकता में लाने के लिए किस तरह की कार्रवाई, यहाँ पर एक रियल मतलब व्यवहार में लाने वाला जो ज्ञान है वो है। एक बार यहाँ से थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार को वास्तविकता में लाने के लिए किस तरह की कार्यवाहियों की जरूरत, जैसे प्रश्न के माध्यम से छात्र के व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जा सकती है। व्यवहारिक शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए अपने कौशल, क्षमताओं और ज्ञान को विकसित और बढ़ाता है। इसका उद्देश्य एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना है। जीवन का लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन यानी व्यवहारिक ज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी है। सामाजिक विज्ञान में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को मतलब कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो ध्यान में रखने चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उचित योजना बनाकर विचार विमर्श कराई जाए ताकि सम्मान और गरिमा बनी रहे। सामाजिक विज्ञान में एक विवादास्पद मुद्दे को पढ़ाते समय एक शिक्षक को उचित योजना बनाकर विचार विमर्श कराई जाए ताकि सम्मान और गरिमा बनी रहे। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर आत्मसात करने से व्यक्ति को समाज में रहने की समझ विकसित होती है। एक मानव का दूसरे मानव के प्रति, मानव का पशु पक्षियों, मानव का पर्यावरण के प्रति सामाजिक कार्यों और दायित्वों की समझ विकसित होती है। इससे विकसित समाज का निर्माण होता है। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करना है। फिर देखिए, उच्च जवार होता है जब, तो ये जब चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी तीनों के तीनों एक सिद्ध में होते हैं तब उच्च जवार होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ तक तो ये सेम ही हो गया। ऐसा देखिए महीने में 2 बार होता है। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, ये 15-15 दिन बाद आते हैं ना। तो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में 1 बार या 2 बार समुद्र तल का अनियमित मतलब अनियतिकालिक एकदम से मतलब समुद्र का जल ऊपर उठेगा फिर नीचे गिरेगा, इसको बोलते हैं जवार भाटा। जलवायु संबंधी प्रभाव के कारण जल की गति को महोर्मी कहते हैं। आगे है कोरियोलिस प्रभाव, जहां उत्तरी गोलार्ध में बल पानी को बाधित करता है और उसे दाईं ओर प्रवाहित करता है। इसको समझने के लिए विद्यार्थियों को निम्न में से किससे परिचित होना चाहिए। तो इसके लिए पृथ्वी का जो घूर्णन है और उसका जो एक्सिस है उसका ज्ञान बच्चे को होना चाहिए।
कोरियोलिस प्रभाव, जहाँ उत्तरी गोलार्ध में बल पानी को बाधित करता है, दाईं ओर प्रवाहित करता है। इसको समझने के लिए विद्यार्थियों को पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष से परिचित होना चाहिए। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है। यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है क्योंकि पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण होता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर बल लगते हैं। मौसम संबंधी गतिविधियों में कोरियोलिस बल के प्रभाव को देखा जा सकता है। घरेलू हिंसा पढ़ाते हुए उस महिला जिसने हिंसा झेली को दर्शाने का सबसे उचित तरीका क्या होगा। मतलब एक महिला है जिसने हिंसा को झेला है, तो यहाँ पर वो चीज़ दिखाने के लिए उसने जैसे सरवाइव किया है ना, मतलब वो यहाँ पर सर्वाइवर जो होगा वो सही हो जाएगा। घरेलू हिंसा पढ़ाते समय उस महिला जिसने हिंसा झेली, इसको दर्शाने का सबसे ऊंचा मतलब सबसे उचित जो तरीका है वो है उत्तरजीवी, सर्वाइवर। घरेलू हिंसा अर्थात कोई भी ऐसा काम जो किसी महिला एवं बच्चे, 18 साल से कम आयु के बालक एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला एवं बच्चों को दुख एवं अपमान सहन करना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा के पीड़ित रूप से महिलाओं के किसी भी रूप में 18 साल से कम आयु के बालक एवं बालिकाओं को संरक्षित किया गया है। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र में समानता। ये एक टॉपिक है, भारतीय लोकतंत्र में समानता। इस विषय के ऊपर आप कक्षा में कैसे चर्चा करेंगे, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इनमें से क्या क्या विकल्प सही हैं। हमें मिले हुए मौलिक अधिकार के रूप में ये बात सही है, समानता के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एक परिपूर्ण जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में ये भी सही है। इसकी परिभाषा और विशिष्टता, यदि हम इसकी परिभाषा बताएंगे समानता की, क्या सही रहेगा। ये समाज में विद्यमान असमानताएं जो हैं उनके बारे में बच्चों को उजागर करके ये भी सही है। तो यहाँ पर ए, बी और डी ये होंगे ऑप्शन नंबर डी के अंदर। इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। भारतीय लोकतंत्र में समानता विषय पर कक्षा में चर्चा करने का सबसे उपयुक्त विकल्प है हमें मिले हुए मौलिक अधिकार के रूप में एक परिपूर्ण, ये दूसरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी था इसमें, जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में, और समाज में विद्यमान असमानताओं को उजागर करने पर। मतलब ये डी है और ये ए था। समानता का तात्पर्य व्यक्तियों के सभी क्षेत्रों को समान विशेषाधिकार और अवसर देना है। उनके लिंग, रंग, वित्तीय स्थिति के बावजूद व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हमने 23 जनवरी 2023 टीजीटी सोशल साइंस का पेपर सोल्व किया है। यहाँ पर हमने इसके टोटल 60 क्वेश्चंस जो हैं वो किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।